रहीम एफएससी फिजिक्स और उसका मेरा बेटा हमने आज जो पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ उसके बारे में मेरा बेटे बात करनी है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस चीज का नाम है उसको मेरा बेटा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। बहुत आसान है, लेकिन सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सेकेंड ईयर की फिजिक्स आपकी टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है, इसलिए आपको साथ साथ सारी चीजें लिखनी होंगी, तो आपको बड़ा इजीली क्लियरली सारा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बाद में दिखा देता हूँ, पहले व्हाइट बोर्ड के ऊपर बात करते हैं मेरा बेटा। सो मेरे बेटे सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। टॉपिक आज हमने पढ़ना है कूलम्स लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं या फिजिक्स की ये कौन सी ब्रांच है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मेरे बेटे हमें इस चीज के बारे में बड़े अच्छे से पता है या पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले तो मेरा बेटा मैटर की बात करते हैं, और मैटर की दो बड़ी अहम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक मेरा बेटा मैस और दूसरा मेरे बच्चे हमारे पास है चार्ज। अब मेरे बेटे जो मैस है ये नॉन ट्रांसफरेबल है, तो आप किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट मेरे बेटे हमारे पास जो चार्ज आता है ये ट्रांसफरेबल है। अब चार्ज आता कब है, मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। एक्चुअली a branch of physics which study of charge at rest is called electrostatics। उसे मेरा बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। बट सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है चार्ज होता क्या है। जब भी मेरे बेटे हम ये बात करते हैं कोई भी एटम जो कि न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल एटम जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या फिर गेन करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है। गेन और लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसे मेरा बेटा हम चार्ज का नाम देते हैं। अब वो चार्ज मेरे बेटे दो तरह का होता है, एक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं या चार्ज आपके पास नेगेटिव भी हो सकते हैं। और ये बड़ी अहम बात मेरे बेटे आपने 9th क्लास 10th क्लास में भी पढ़ी होती है कि भाईजान जो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब जो डिफरेंट चार्जेस हैं तो एक जैसे नहीं है, उनमें जो हमेशा है वो अट्रैक्शन होती है। ये रिपल्शन और अट्रैक्शन को एक्चुअली फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहा जाता है। चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मैसेज के दरमियान सिर्फ अट्रैक्शन की फोर्स होती है, और इसके बारे में न्यूटन ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट हम यहाँ पे आज चार्जेस की बात कर रहे हैं, और चार्जेस में दोनों तरह की फोर्स होती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। लेकिन हमारे पास अगर सिर्फ चार्ज की बात की जाए तो चार्ज में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों है, लेकिन मैसेज में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होती है। अब मेरे बेटे ये कहानी स्टार्ट कहां से हुई और कहां से नहीं हुई, बड़ी एक हाइपोथेटिकल या फिलोसफिकल स्टोरी बताई जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि भाईजान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो वर्ड है ये आया कहां से। तो मेरे बेटे ये कहा जाता है कि जी एक ट्री है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोरी फॉर्म ट्री लिख देते हैं दरख्त से। अब मेरे बेटे ये बात कही जाती है कि आपके पास एक जो इलेक्ट्रो आसमानी बिजली है वो एक दरख्त के ऊपर गिरी, दरख्त के ऊपर गिरने से दरख्त के अंदर से कुछ रेजन निकला,
वो रेजिन बड़ी हजारों करोड़ों साल गुजरने के बाद एक पत्थर, एक सब्सटेंस बन जाता है, इसको हम एम्बर कहते हैं। उस एम्बर को जब रब किया जाता है सिल्क के साथ, सिल्क कहते हैं रेशमी कपड़े को, तो वहां पे प्रोडक्शन होती है चार्ज की, वहां पे मेरा बेटा चार्ज पैदा हो जाता है। सो यहां से कहानी ये कही जाती है, जैसे आप ये कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, आसमानी बिजली को भी कहा जाता है, तो यहां से ये बात भी कही जा सकती है कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। उसके बाद मेरे बेटे इसको चार्ज करने के तीन मेथड्स हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज, ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज। हम ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं? नंबर वन, हमारे पास मेथड होता है मेरा बेटा फ्रिक्शन का। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाए तो मेरा बेटा, अब रब करने से, जैसे सर्दियों में आप अपने हाथों को रब करते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसकी रीजन भी मेरा बेटा कि वहां पे चार्ज पैदा हुआ। दूसरा मेरा बेटा, हमारे पास जो मेथड आता है वो आता है मेरे बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये क्या चीज है और इंडक्शन का वर्ड कब इस्तेमाल किया जाता है? इंडक्शन ये कि खुद के पास नहीं है लेकिन किसी दूसरे की वजह से चार्ज आ जाना। जैसे मेरा बेटा आप अपने बालों में कंघी करो, बालों में कंघी करने से आप अपने बालों के साथ कंघी को रब कर रहे हो, लाइक आप जो चार्ज पैदा कर रहे हो वो कॉम्ब के ऊपर, कंघी के ऊपर है। लेकिन आप इसी कंघी को आप लेके जाएं पीस ऑफ पेपर्स के पास, तो ये पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि कंघी पे चार्ज होने की वजह से पीस ऑफ पेपर पे भी चार्ज आ गया, खुद पे चार्ज नहीं लेकिन किसी दूसरे की वजह से आ जाना, उसे मेरा बेटा इंडक्शन कहते हैं। एंड लास्ट स्टेप मेरा बेटा हमारे पास आता है कंडक्शन का। जैसे आप कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं कि जी आपके पास अगर कोई हॉट मेटल हो, आप उसका टेम्परेचर हाई होगा, उसके साथ कोई फिजिकली कांटेक्ट में कोई लो टेम्परेचर वाली मेटल को अटैच कर दें तो हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सिमिलरली एक बॉडी में चार्ज मौजूद है, दूसरे में चार्ज नहीं है, आप दोनों को अगर कांटेक्ट करेंगे तो बॉडी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन से चार्ज से अनचार्ज की तरफ मूव करेगी, तो मेरे बेटे उसे हम चार्ज का नाम देते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज कहते किसे हैं, कहानी स्टार्ट किसे हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब मेरे बेटे जैसे कि हमने शुरू में कहा कि दो सेम चार्जेस में दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ऑपोजिट चार्जेस में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इनमें रिपल्शन और अट्रैक्शन की फोर्स मौजूद है। अब वो रिपल्शन या अट्रैक्शन कितनी है इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिया था कूलम्स ने। कूलम्स आपके पास मेरा बेटा साइंटिस्ट, एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे जिन्होंने मेरा बेटा लॉ दिया दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान कि आपके पास दो पॉइंट चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कब बढ़ती है कब कम होती है, कैसे हम अट्रैक्शन या रिपल्शन को बढ़ा सकते हैं या कैसे हम अट्रैक्शन या रिपल्शन को कम कर सकते हैं। सो मेरे बेटे अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होने जा रहे हैं वो हमारा कूलम्स लॉ है। कूलम्स ने मेरे बेटे हमें जो लॉ दिया, सबसे पहला लॉ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है वैल्यू में बताया कि कब चार्ज की वैल्यू या अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कम होगी, कितनी कम होगी और कितनी ज्यादा होगी, इन्होंने हमें दी थी। हम सिर्फ इनकी पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं और उसके बाद इनकी स्टेटमेंट पे आते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। quantitative measurement of the force between two electric charges, कूलम्स ने 1736-1805 हिस्ट्री कही जाती है। सो मेरे बेटे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया या ऑपरेटस इस्तेमाल किया, एमसीक्यूज में कुछ बुक्स में लिखा होता है और कुछ पे नहीं, उस ऑपरेटस का नाम है
उस ऑपरेटर्स का नाम है मेरा बेटा आपके पास टॉर्शनल बैलेंस, जिस बैलेंस की मदद से उन्होंने कैलकुलेट किया कि दो चार्जेस के दरमियान कब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती है और दो चार्जेस के दरमियान कब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती है। तो मेरे बेटे कूलम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। अब इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं कि हमारे पास इसकी डेरिवेशन कैसे आई, किस तरह हमारे पास ये बात कही जाती है कि दो पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले मेरे बेटे इसको समझने के लिए, कूलम्स लॉ को समझने के लिए आपने ये चीज भी पॉइंट जहन में रखने हैं, पॉइंट चार्जेस क्या चीज होती है। पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस हैं कि आप ये भी कह सकते हैं कूलम लॉ वैलिड ही पॉइंट चार्जेस के लिए है। तो पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस हैं जिनका साइजेस आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस बिटवीन, जिनके साइज इतना कम होता है कि उनके दरमियान का डिस्टेंस हमेशा उनसे बड़ा होता है। इन्हें मेरा बेटा हम पॉइंट चार्जेस का नाम देते हैं। वेल स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट कर लेते हैं मेरा बेटा कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक को पॉजिटिव कह लेते हैं दूसरे को नेगेटिव। एक को नाम दे देते हैं Q1 का और दूसरे को नाम दे देते हैं Q2 का। इनके दरमियान डिस्टेंस को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है मेरा बेटा वो R है। अब कूलम लॉ ये कहते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी Fa, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब जब बच्चों से ये सवाल पूछा जाता है कि Q1 Q2 पे ज्यादा फोर्स लगाएगा या Q2 Q1 पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, कोई Q1 कहता है कोई Q2 कहता है, लेकिन नहीं मेरे बेटे, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान एक म्यूचुअल फोर्स है। इस म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये कि जितनी फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है उतनी ही फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है। और वैसे भी आपको मैथमेटिकली भी नजर आ रहा है कि फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वलेंट आ रहा है, किसी एक के नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। किसी एक चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की बात नहीं कर रहे। अब मेरे बेटे इनका मैग्नीट्यूड Q1 अगर फर्स्ट केस में 10 है, Q2 भी 10 है, फिर हम Q1 की वैल्यू 100 कर देते हैं और Q2 की वैल्यू भी 100 कर देते हैं, तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि मेरे बेटे हमारे पास इस केस में दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है तो वो बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगा मेरा बेटा, इनके दरमियान डिस्टेंस के। और यहां पे मेरा बेटा आर स्क्वायर लिया जाता है, इसको मैं 1 क्या लेता हूं, इसको मेरे बेटे 2। आर स्क्वायर क्यों लिया जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तो है। आर स्क्वायर लेने की मेरे बेटे जो रीजन आती है हमारे पास मेरा बच्चा वो ये आती है कि अगर पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं, सो पॉइंट चार्जेस आर द चार्जेस whose sizes are very small as compared to the distance between them। इसलिए ये डिस्टेंस हमेशा ज्यादा रखने के लिए, ताकि कूलम्स लॉ की वैलिडिटी पे कोई फर्क ना पड़े, हम इस आर की वैल्यू को ज्यादा रखते हैं। फिर एक जवाब इसका ये भी बनता है कि कूलम्स ने या न्यूटन ने जब डिस्टेंस का स्क्वायर लिया था इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अब मेरा बेटा अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, by combining 1 and 2, यहां तक तो मेरे बेटे आप लोगों ने इवन के 10th क्लास में भी पढ़ा होता है, लेकिन आज कुछ और बातें भी होंगी। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाती है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब मेरा बेटा इस प्रोपोर्शनैलिटी के फैक्टर को खत्म करने के लिए हम इक्विलिटी लेके आते हैं, इक्विलिटी के साथ के कांस्टेंट ले आते हैं। अब सवाल यूं पैदा होता है मेरा बेटे कि जब आपके पास ये चीज पता चल गई कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के,
तो यहां पे बराबर की अलामत लाने की रीजन क्या थी, क्यों हम सिंपली ये ला रहे हैं मेरे बेटे? जब आपको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट चाहिए हो, आप ये चीज कैलकुलेट करना चाहते हो कि भाई किसके बराबर आएगा और कितना आंसर आएगा, उस वक्त मेरे बच्चे आपको इक्वलिटी जरूर चाहिए होती है, बराबर की अलामत, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास इसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा। तो ये इसकी फाइनल फॉर्म आती है, इसको आगे हम एक्सटेंड करते हैं। के इज कॉल्ड द कूलम्स कांस्टेंट। के हमारे पास मेरा बेटा कूलम्स कांस्टेंट होता है, जो इक्विवेलेंट आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है फॉर द स्पेस या वैक्यूम 9 मल्टीप्लाई बाय फ्री स्पेस 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान ये क्या चीज है एप्सिलॉन नॉट? अगर दो चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस मौजूद है, फ्री स्पेस का मतलब ये Q1 है और ये Q2 है, दरमियान में कुछ भी नहीं है, दो चार्जेस हैं, दरमियान के डिस्टेंस को R कह लेते हैं, एक पॉजिटिव है या दूसरा नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है। अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या बनता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब मेरे बच्चे ये बनता है कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस कितना अलाउ करती है, कितनी इजाजत देती है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। अब मेरे बेटे इसकी वैल्यू आपके पास आती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एमसीक्यूज में भी बात पूछी जाती है और पूछी गई है कि द वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके अलावा मेरे बेटे अभी हमने कहा जो के है कि कूलम्स कांस्टेंट है, इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जी ये के है, इसकी डिपेंडेंस क्या है, ये किस किस पे डिपेंड करता है? मेरे बेटे एक तो ये डिपेंड करता है मीडियम पे, अगर दो चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस है तो के की वैल्यू क्या होगी। दूसरी इसकी डिपेंडेंस होती है मेरा बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी तो आप ऐसे यूनिट्स में बात कर रहे हो, अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज कर दोगे तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जरूरी नहीं कि के की वैल्यू सेम रहे, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर, ग्राम और सेंटीग्राम, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आप यूनिट्स को चेंज करें तो डेफिनेटली आपके पास मेरा बेटा मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो यहां तक तो इंट्रोडक्शन था कूलम्स लॉ का, इंट्रोडक्शन था उसकी वेक्टर आपके पास कूलम्स कांस्टेंट का, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। अब आगे मेरा बेटा इसको एक्सटेंड करते हैं, इससे आगे जितना हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले मेरा बेटा इवन कि आपने 10th क्लास में भी ये बात नहीं पढ़ी होती, सबसे पहले मेरे बेटे अगर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर होती है तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि उसके पास उसका मैग्नीट्यूड हो और उसकी डायरेक्शन हो। एक क्वांटिटी के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना मेरा बेटा बहुत जरूरी है। जैसे फोर्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इन द वेक्टर फॉर्म, तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ मेरे बेटे मुझे उसका यूनिट वेक्टर लाइक उसकी डायरेक्शन को भी जिक्र करना होगा। अभी मेरे बेटे मैंने आपको कहा था कि फोर्स, जो कूलम फोर्स है, वो एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या बनता है मेरे बेटे? म्यूचुअल फोर्स का मतलब बड़ा आसान है। अगर आप Q1 चार्ज की बात करें जो कि पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी अगर आप पॉजिटिव ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दरमियान का डिस्टेंस R है। आप कहते हैं भाई जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है उतनी फोर्स Q2 भी Q1 पे लगा रहा है। तो आप थोड़ा सा इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे बेटे, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन को मैं यूं लिख लेता हूं, एरो राइट की तरफ। इसको लिखा जा सकता है 2 पे फोर्स लग रही है, 1 लगा रहा है। जो फोर्स लगा जिस पे लग रही होगी उस नंबर को पहले लिखेंगे और जो लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे, F21। तो मेरे बेटे F21 अगर हम लिखना चाहें इन वेक्टर फॉर्म तो डेफिनेटली F21 का मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहां पे
जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाएगा कूलम्स लॉ के लिए, वो आर यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। और आर यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी आपके पास वन फोर्स लगा रहा है टू के ऊपर, तो 2 1 आ रही है, तो हमने यहाँ पे 2 1 लिख के उसके ऊपर यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि हमें ये चीज बता रहा है कि आपके पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और साथ उसकी डायरेक्शन भी बता रहा है। सिमिलरली मेरे बेटे, अगर यही दो वेक्टर्स हैं और इनके दरमियान में अब आपने ये रिप्रेजेंट करना है, पहले Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था, अब Q2 अगर Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी मेरा बेटा लेफ्ट की तरफ। और उसके लिए मेरे बच्चे आप यूज करेंगे R12, और फोर्स की अगर बात की जाए मेरे बेटे तो वो भी F12 आएगी। 1 पे फोर्स लग रही है और 2 लगा रहा है। सो मेरे बेटे आप इसको F12 को अगर लिखें तो मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, मैग्नीट्यूड सेम का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं, बट डायरेक्शन क्या आ जाती है, ऑपोजिट। तो डायरेक्शन 2 1 की बजाय अब होगी मेरा बेटा 1 2, इसके ऊपर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो ये बात अब बड़ी खूबसूरती से समझ में आ गई कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या है मेरा बेटा, ऑपोजिट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे लिख देता हूं कि अगर मैं ये लिखूं कि आपके पास F12 इक्विवेलेंट आ रहा है F21 के, तो ये बात 100% ठीक होगी। गलत कब होगी, गलत तब होगी मेरे बेटे अगर मैं इसके ऊपर एरो बना दूं, इसके ऊपर मेरे बेटे मैं एरो बना दूं और लेकिन एक नेक्स्ट पे लिख लेते हैं मेरा बेटा F12 इज इक्वल टू F21। अब अगर मैं इसके ऊपर एरो बना रहा हूं तो ये यहां तक तो गलत है, लेकिन अगर इसके साथ किसी एक के साथ साइन नेगेटिव लगा दिया जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, इसको मेरे बेटे हम नाम देते हैं कूलम फोर्स का। तो मेरी जान यहां तक था कि ये फोर्स आपके पास म्यूचुअल फोर्स है, इस फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मेरा बेटा, और इसका लास्ट फैक्टर है, वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। जैसे कि हमने कहा कि अगर दो चार्जेस के दरमियान में स्पेस है, फ्री स्पेस मौजूद है, तो कूलम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर दो चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम आ जाता है, वाटर आ जाता है, कोई भी और मीडियम आ जाता है, दो चार्जेस के दरमियान प्लेस कर देते हैं, तो उन दो चार्जेस में या फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। सो मेरा बेटा इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज होती है, एक्चुअली जिस मीडियम को आप इस्तेमाल कर रहे हो उस मीडियम की परमिटिविटी, कि वो मीडियम कितना अलाउ करता है कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं, तो कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो मीडियम कितना अलाउ करेगा, उसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम करेंगे। अब उसका कंपैरिजन करेंगे हम अपने स्टैंडर्ड के साथ कि भाई सबसे ज्यादा फोर्स मौजूद होती है जब दो चार्जेस के दरमियान में कुछ नहीं होता बल्कि क्या मौजूद होती है, फ्री स्पेस। जिस तरह आप बात करते होते थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का कंपैरिजन करते थे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, तो यहां पे हम मीडियम का कंपैरिजन कर रहे हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ। वो कंपैरिजन करने की रीजन मेरे बच्चे ये है कि हमें पता चल जाएगा कि अगर हम फ्री स्पेस के अलावा किसी और मीडियम में एंटर्ड होते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, बढ़ती है या कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे फोर्स लिख रहा हूं, फोर्स है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये दो चार्जेस के एग्जांपल ले लेते हैं और मैं कहता हूं कि यहां पे अभी फ्री स्पेस मौजूद है। आपने साथ साथ सुनना है, मैंने सबसे पहले एग्जांपल ली, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और मैं F के साथ मेरे बेटे एक लेटर लिख लेता हूं वैक्यूम, कि अब इन दो चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम मौजूद है, दरमियान में कुछ नहीं है, तो ये इक्वेशन आ गई मेरा बेटा मेरे पास
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। अब अगर मैं इन्हीं दो चार्जेस के दरमियान में कोई और मीडियम रख देता हूं, फॉर एग्जांपल वाटर की बात कर लेते हैं, तो अब एफ मीडियम की पहले इक्वेशन लिखेंगे। एफ मीडियम की इक्वेशन मेरा बेटा आपके पास आएगी 1/4 पाई। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा, फ्री स्पेस तो नहीं आएगा, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिख दे इनटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसे मेरा बेटा हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मीडियम की मौजूदगी से क्या फर्क पड़ेगा। जरा गौर करें मेरे बेटे, लास्ट स्लाइड में रिलेटिव परमिटिविटी इक्विवेलेंट है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मुझे परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो यहां पे मेरे बच्चे नीचे डिवाइड हो रही है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगी। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में अगर वैल्यूज पुट करता हूं परमिटिविटी ऑफ मीडियम की, तो वो वैल्यू मेरे पास मेरे बेटे आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्विवेलेंट टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। और बहुत आसानी के लिए मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप कोई मीडियम की बात करोगे तो अपने ओरिजिनल फार्मूला में सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी को भी साथ ऐड कर दो, लेकिन ओरिजिनल मेथड तो ये है कि आप उसकी वैल्यू पुट कर रहे हो Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये है फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अब यहां से हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर गौर किया जाए तो ये जितना हिस्सा मैं सर्कल कर रहा हूं या लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये तो वही वैल्यू है जो कि वैक्यूम की थी, तो मैंने लिख दिया एफ वैक्यूम। अब देख भी सकते हैं कि एफ वैक्यूम की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो यही सेम वैल्यू हमारे पास उधर नेक्स्ट स्लाइड में भी आ रही है, तो वहां तो आपने लिख दिया एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय आर है रिलेटिव परमिटिविटी। एक्चुअली यही इक्वेशन निचोड़ है इफेक्ट ऑफ मीडियम का। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर आप फ्री मीडियम की बजाय कोई भी मीडियम इस्तेमाल करेंगे तो ये रिलेटिव परमिटिविटी का फैक्टर उसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। जैसे मेरी जान अगर मैं बात करता हूं एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, जी अगर मैं वाटर इस्तेमाल करता, आपकी बुक में जो टेबल बना है उसमें वाटर की एग्जांपल रिलेटिव परमिटिविटी की लिखी होगी 78.5। अब मेरे बच्चे अगर मैं इसको अपनी इक्वेशन में पुट करता हूं एफ मीडियम के दो चार्जेस के दरमियान पहले फोर्स मैंने वैक्यूम की मौजूदगी में कैलकुलेट की, अब जब मीडियम आया वाटर, तो वाटर की रिलेटिविटी है 78.5, आपकी वैक्यूम में मौजूद फोर्स अब 78.5 के साथ डिवाइड हो रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप फ्री स्पेस के अलावा कोई भी मीडियम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी परमिटिविटी इससे पहले कम हो जाएगी, मजीद कम हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप दो चार्जेस के दरमियान किस मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरा बेटा हमारा टॉपिक था अबाउट द कूलम्स लॉ, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो मेरा बेटा आप लोग पूछ सकते हैं।